Welcome student to this session of manufacturing process lecture series. From today we are starting our laboratory, that is manufacturing process lab. This lab has some theoretical experimentation and some actual practice which has to be done in workshop. So we will try to cover most of the theoretical experimentation with this lecture. So let's start. So this is our first experiment. Know your laboratory. Actually it is zeroth experiment because it is not given in the syllabus from the university, but we will try to understand what manufacturing processes laboratory actually consists on the performance basis. So know your laboratory is your introductory practical. So aim is know your laboratory. Our objective is to understand various equipments used in different shops. There are various shops in workshop. आप क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी वर्कशॉप किया है आपने, आपको अच्छी तरीके से पता है, लेकिन यहाँ कुछ एडिशनल शॉप हम इंट्रोड्यूस करेंगे. कुछ शॉप्स ऐसे हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में किए हैं और कुछ एडिशनल शॉप हम इंट्रोड्यूस करेंगे. तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? टू अंडरस्टैंड वेरियस इक्विपमेंट्स यूज इन डिफरेंट शॉप्स. सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑपरेशंस रिक्वायर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग लैब्स. जितने भी हम एक्सपेरिमेंट वर्कशॉप में कंडक्ट करने वाले हैं, जब भी हमारा ओपन होगा कॉलेज हम कंडक्ट करेंगे उसे, तो उसके लिए क्या क्या ऑपरेशन रिक्वायर्ड है इसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट और इक्विपमेंट क्या यूज होने वाले हैं ये हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे. सो आवर फर्स्ट शॉप is related to the mold making. Everyone knows what is mold. तो यहाँ हम जब मोल्ड मेकिंग की बात करते हैं तो इट इज अ सैंड मोल्ड. सो इट इज नथिंग बट अ सैंड कास्टिंग. सैंड कास्टिंग से रिलेटेड हमें मोल्ड बनाना है. सो लार्ज नंबर ऑफ टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स आर यूज्ड इन कास्टिंग इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली इन सैंड मोल्डिंग. तो डिफरेंट ऑपरेशन कैरी आउट करने के लिए जो टूल यूज़ होते हैं उसमें से हमें जो टूल्स यूज़ करने हैं वो टूल्स है हैंड टूल्स. वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी मशीन फॉर मेकिंग द मोल्ड. सो ऑल द टूल्स वी आर यूजिंग आर हैंड टूल्स. these are handheld tools. So the first hand tool is a hand rammer. After dumping the sand on the pattern, this sand has to be properly compressed. और उसे compress करने के लिए जो hand tool use होता है that is the hand rammer. It is mostly made from the wooden material से mostly बनता है, but sometimes it is also made with the metal. It is a smaller than pin hammer. Pin hammer से थोड़ा छोटा होता है. It is generally made of wood or metal. Hand rammer carries wedge-shaped construction called pin at one end and solid cylindrical shape called butt at other end. A hand rammer is shown in figure. नीचे फिगर में आप देख सकते हो हैंड रैमर को. So this is our hand rammer. It is generally used in bench molding. bench molding मतलब मोल्ड इतना छोटा होता है कि वो बेंच पे रखकर आप उस पर वर्क कर सकते हो. जो वर्किंग बेंच होता है वर्कशॉप में आपने वर्किंग बेंच देखे, उस पर आपने फिटिंग का एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था, कारपेंटरी का एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था. तो बेंच पर अगर आप उस मोल्ड को रख सकते हो मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है.
So it is only used for a small to medium size of mold. Second one is a shovel. शॉवेल को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये फावड़ा है. इट कंसिस्ट ऑफ अ आयरन पैन फिटन विथ अ वुडन हैंडल. जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो शॉवेल को. दिस इज शॉवेल. मिक्सिंग एंड कंडीशनिंग ऑफ द फाउंड्री सैंड एंड ट्रांसफरिंग इट टू द फ्लास्क. शॉवेल का काम क्या है? सैंड में अलग अलग इंग्रेडिएंट होते हैं. हमने मोल्डिंग सैंड देखा है. मोल्डिंग सैंड कंसिस्ट ऑफ सैंड, क्ले, वाटर एंड सम एडिटिव्स. इन सब को हम पहले एक साथ रखते हैं, फिर उसे प्रॉपरली मिक्स करते हैं. वो मिक्स करने का काम कौन करेगा? शॉवेल. उसके बाद आपकी सैंड रेडी हो गई. तो सैंड जहाँ आपने बनाई है वहाँ से वो मोल्ड में रखने के लिए भी आपको क्या यूज़ में लाना है? शॉवेल. तो शॉवेल का काम है मिक्सिंग एंड प्लेसिंग द मेड सैंड इनटू अ फ्लास्क. दैट इज फ्लास्क में उसे रखना. नेक्स्ट वन इज अ स्ट्राइक ऑफ बार. स्ट्राइक ऑफ बार is used for making the top surface of the sand smooth. जब आप बॉक्स में सैंड को पुट करते हो तो टॉप सरफेस को पूरा रैमिंग के बाद स्मूथ करने के लिए स्ट्राइक ऑफ बार यूज होता है. सो इट इज़ अ फ्लैट बार मेड ऑफ वुड और आयरन, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है. इट इज़ यूज टू रिमूव द एक्सेस सैंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉक्स आफ्टर रैमिंग. एक्सेस सैंड जो है ऊपर का पोर्शन फ्लैट करने के लिए जनरली इसका यूज होता है. इट्स वन एज इज मेड बेवेल्ड एंड द सरफेस इज प्रीटी स्मूथ एंड प्लेन. क्योंकि आपको सैंड को स्मूथ करना है तो इसका सरफेस भी कैसा होना चाहिए? स्मूथ एंड प्लेन. तो ये है स्ट्राइक ऑफ बार. नेक्स्ट वन इज अ वेंट वायर. वेंट वायर वेंटिंग बनाने के लिए हमने देखा था. अगर कास्टिंग के वक्त जनरेट होने वाले गैसेस, स्टीम पूरी तरह से एटमॉस्फेयर में अगर एस्केप नहीं होती है, इन दैट केस देयर आर डिफेक्ट्स इन द कास्टिंग. सो टू अवॉइड this trapping of gases and steam, we manually made small holes which are called as vent. तो वो वेंट हम मोल्ड में बनाते हैं ताकि सारे गैसेस पूरी तरीके से एस्केप हो जाए एटमॉस्फेयर में. सो दिस वेंट वायर इज यूज फॉर मेकिंग दैट वेंट. उसका कुछ काम नहीं है. वेंट मोल्ड में वेंट बनाना, छोटे छोटे होल्स बनाना, ये उसका काम है. इट इज अ थिन स्टील रॉड or wire carrying a pointed edge at one end and wooden handle or a bent loop at other. एक तरफ हैंडल, दूसरी तरफ पॉइंटेड एज होल बनाने के लिए, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है. द वेंट वायर इज यूज टू मेक स्मॉल होल्स आफ्टर रैमिंग एंड स्ट्राइक ऑफ सो दैट द गैस कैन एस्केप easily ड्यूरिंग कास्टिंग. द स्मॉल होल्स आर कॉल्ड एज वेंट. तो वेंट बनाने के लिए जो काम में आता है वो है वेंट वायर. नेक्स्ट इज अ लिफ्टर और क्लीनर. इट इज अ फिनिशिंग टूल दैट इज जनरली यूज फॉर रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग द सैंड मोल्ड आफ्टर withdrawal of pattern. A lifter can be shown in figure. It is also used for removing loose sand from the mold cavity. अगर आपने पैटर्न रिमूव करते वक्त कैविटी में कुछ डैमेज हुआ है तो उस समय लिफ्टर उस डैमेज पोर्शन को रिपेयर करने के लिए यूज में आता है. दैट इज यूज फॉर द लिफ्टर. ट्रॉवेल, डायग्राम में देख सकते हो आप ट्रॉवेल. ये आपने देखा भी होगा सीमेंट वर्क जहाँ पे चलता है वहाँ इस तरह का इक्विपमेंट यूज होता है. इट इज यूज फॉर फिनिशिंग द फ्लैट सर्फेसेस एंड द जॉइंट इन द मोल्ड. अ फ्यू टॉवेल्स आर शोन इन फिगर. ट्रॉवेल is generally made of iron and is provided with wooden. ये तो मैक्सिमम लोगों ने देखा है. नेक्स्ट वन इज अ मैलेट. मैलेट इज नथिंग बट अ वुडन हैमर. इट इज वेरी लार्ज साइज वुडन हैमर. इट इज मेड ऑफ वुड एंड इज यूज फॉर ड्राइविंग द ड्रॉ स्पाइक इनटू द पैटर्न एंड देन टू रैप इट. मैलेट सैंड को कॉम्प्रेस करने के लिए यूज में नहीं आता है, उसके लिए रैमर यूज में आता है.
Mallet is used for tapping the pattern while removing it. हमने देखा है रैपिंग अलाउंस. रैप करना मतलब पैटर्न को हल्के हल्के वाइब्रेट करना ताकि वो इजीली कैविटी से रिमूव हो सके. तो उसके लिए क्या यूज में आता है? मैलेट. नेक्स्ट वन इज अ स्प्रू पिन. स्प्रू पिन भी हमें पता है, हमने वीडियो में देखा था उसे. दो सिलेंड्रिकल पिन होती है जिसे आप जब रखते हो सैंड में तो वो होल जनरेट होता है, वर्टिकल होल, ताकि मोल्टन मेटल उस होल से कैविटी तक पहुंच सके. सो दैट cylindrical pin or conical pin, it is called as sprue pin. It is a tapered rod of wooden or iron which is first fixed in the sand and then withdrawn to produce a hole. This hole is called a runner through which the molten metal is poured into the mold. इसे रनर नहीं कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं एक्चुअली? स्प्रू. वर्टिकल कॉलम को हम हमेशा क्या कहते हैं? स्प्रू. तो ये रनर नहीं होगा, स्प्रू होना चाहिए. तो स्प्रू पिन स्प्रू बनाने के लिए काम में आती है, रनर नहीं. उसका नाम ही स्प्रू पिन है. एंड द लास्ट वन इज द मोल्डिंग बॉक्स. मोल्डिंग बॉक्स तो हमें अच्छे से पता है. ड्रैग और कोप दो पार्ट में जनरली आता है. अगर 2 पीस पैटर्न है तो 2 पार्ट में हम जनरली यूज़ करते हैं. अगर 3 पीस 4 पीस पैटर्न है तो उतने ही पार्ट आपके मोल्डिंग फ्लास्क के आपको लगेंगे. तो उसमें जो भी मिडल पोर्शन होते हैं कोप और ड्रैग को छोड़ के उसे कहते हैं चिक्स. तो ये सारे इक्विपमेंट्स आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं, जो कहाँ पर यूज़ होंगे? मोल्ड बनाने के लिए. दीज आर द मोल्डिंग इक्विपमेंट्स. और हमारा पहला शॉप जो है वो है मोल्डिंग शॉप. नाउ लेट्स सी अ वीडियो अबाउट दिस मटेरियल. एक वीडियो देखते हैं जिसमें ये मटेरियल आपको थोड़े क्लियरली समझ में आ जाएंगे. Tools and equipment for casting. At the end of this topic, you will be able to list tools, materials, and equipment used for casting. Sketch a typical casting mold. Casting, tools, materials, and equipment. Come, let us first discuss the tools, materials, and equipment used in sand casting. Molding box or flask, box that holds the molding sand. It is open at the top and the bottom. Pattern, it is the replica of the object to be made by the casting process. Shovel, it is used for mixing the molding sand and used for moving it from one place to the other. Riddle, riddle tool is a screen or sieve used to remove small pieces of metal and foreign particles from the molding sand. Molding sand. Silica-based sand is mixed with clay and oil to improve its cohesive strength and is used in molding. Rammer. Rammer tool is used to compress the molding sand in the flask by ramming. Strike-off bar. It is used to strike off the extra sand from the top of the flask. Draw spike tool. It is used to remove the pattern from the mold. Vent wire. Vent wire is used to make small holes in the sand mold for routing of gases from the cavity. Sprue cutter. It is in the form of a tapered tube which is inserted in the sand to produce the hole after ramming the mold. This facilitates the pouring of molten metal. Slick tool. They are the spoon-shaped trowels used for repairing or smoothing a mold surface and the edges after the pattern has been withdrawn. Lifter. A lifter is a finishing tool used for repairing and finishing the mold sand.
Trowel, tool which is used to shape and smoothen the surfaces of the mold. Bellows, it is used to blow the loose or unwanted sand from the surface and the mold cavity. Clamp, clamp is used to hold the cope and drag box aligned and firm. Crucible, a crucible is a pot that carries metals for melting. So these were the equipment used for making a mold. क्रूसिबल वगैरह हम बाद में देखेंगे, वो अभी का इक्विपमेंट नहीं है. तो ये मोल्ड बनाने के लिए, सैंड मोल्ड बनाने के लिए इतने इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं. वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी. अगर हमारा प्रैक्टिस चलता था तो हम वर्कशॉप में से यूज़ करके देखते थे. नाउ सेकंड शॉप से आप बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हो. दिस इज़ नथिंग बट अ कारपेंट्री शॉप. और यहाँ हमें जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है दैट इज़ द पैटर्न. हमें एक वुडन पैटर्न बनाना है. इट मे बी अ सिंगल पीस पैटर्न, इट मे बी अ मल्टी पीस पैटर्न. सो as it is made with wooden material or wood, it has to be done in carpentry shop. और carpentry shop के most of the tool के साथ आप familiar हो. फिर भी एक introduction देख लेते हैं उसका. Carpentry may be designed as the process of making wooden articles and components such as roof, floor, partition, door and windows. Carpentry involves cutting, shaping, fastening and wooden and other material together to produce a finished product. Preparation of joint is one of the important operation in woodwork. Joint denote connect the wooden parts using different points such as lap joint, mortise and T-joint, bridle joint, etc. Carpentry tools. अब जो जनरल टूल कारपेंट्री के लिए यूज होते हैं, these are फर्स्ट टाइप ऑफ टूल्स आर होल्डिंग टूल्स. होल्डिंग टूल्स आपने देखा है, अलग अलग तरह के वॉइसेस होते हैं. सो कारपेंट्री वॉइसेस जो बेंच पे माउंट होते हैं. कारपेंट्री वॉइस इज अ कॉमन वर्क होल्डिंग डिवाइस. इट कंसिस्ट ऑफ वन फिक्स जॉ एंड वन मूवेबल जॉ. वॉइस सबने देखा है, हमने वॉइस यूज किया है फिटिंग में, तो उसी तरह का वॉइस कारपेंट्री में भी यूज होता है फॉर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट. Its one job is fixed and one another is a movable by means of a screw handle. दूसरे तरह के टूल होते हैं कटिंग टूल्स. इसमें क्या क्या आता है? सॉ, अलग अलग तरह की सॉ होती है, चीजल और कुछ अलग अलग तरह की चीजल्स भी होती है. सो सॉज. A saw is used to cut wood into pieces. There is different type of saws designed to suit different purpose. A saw is specified by the length of its tooled edge. The following saws are used in carpentry. पहला है रिप सॉ. रिप सॉ मतलब सिंपल सॉ जो हम देखते हैं, इस तरह का सॉ. दिस वन इज अ रिप सॉ. ये आपने बहुत जगह पे देखा होगा. ये इसके टूथ से पहचान सकते हो आप, लार्ज साइज टूथ होते हैं. सो दैट इज द रिप सॉ. The blade of rip saw is either straight or skew back. The teeth are so set that cutting edge of this saw make a steeper angle about 60 degree. Cross cut saw. This is similar in a shape to rip saw. It is used to cut across the grain of the stalk. The correct angle of cross cutting is 45 degree. यानी डिपेंड किस पे करता है, आप किस एंगल पे कट करते हो. थर्ड वन इज अ टेनॉन.
A tenon saw is used for fine and accurate work. The last one जो rectangular दिख रहा है आपको, that is the tenon saw. तो ये फाइन वर्किंग के लिए यूज होता है. इसके बाद जो कटिंग इक्विपमेंट हम यूज करते हैं दैट इज द चिजल्स. अलग अलग तरह की चिजल्स यूज होती है वुडन वर्क में. चिजल्स आर यूज फॉर कटिंग एंड शेपिंग वुड एक्यूरेटली. वुड चिजल्स आर मेड इन वेरियस ब्लेड विथ रेंजिंग फ्रॉम 3 to 50 mm. 3 से 50 mm तक के विड्थ में बनती है. मोस्ट ऑफ द वुड चिजल्स आर मेड इनटू टैंक टाइप हैविंग अ स्टील शैंक which fits inside a handle. Firm chisels. These are general purpose chisels and used either by hand pressure or by mallet. The blade of the firm chisel is flat and their sloping face is an angle of 15 degree to 52 degree. तो ये हो गया आपका कारपेंट्री शॉप. तो कारपेंट्री शॉप में आप होल्डिंग इक्विपमेंट यूज करते हो, कटिंग इक्विपमेंट यूज करते हो. दो ही तरह के इक्विपमेंट यूज होते हैं. सो दैट इज द कारपेंट्री. So let's watch a video about hand tools in carpentry. Tools that I recommend buying and having with you while working on any project. A lot of these tools might be familiar to you already, but some of them may not be, so let's quickly walk through them together. But before I do that, please remember to like and subscribe to the channel so you don't miss out on any of my weekly content. Alright, first up is a good speed square. This thing has so many uses, but I won't get into it here because I did a video on it already, and I'll leave that link in the notes section below. Second is a good 6-in-1 screwdriver. This tool is pretty self-explanatory, and it has many uses not only for the things that you're installing like hinges and hardware, but for the power tools and accessories you're using to do the job. Next is end cut pliers. Now you might not be familiar with these, but they're great for cutting nails, and they're really good for pulling nails as well. Fourth, a utility blade. This tool gets a lot of use, from opening boxes to cutting sheetrock and insulation to sharpening your carpenter's pencil. Fifth is a hammer. There are hundreds of hammers out there, but I personally like the S-Wing. I prefer a straight claw rather than a curved claw for both finish and rough carpentry, but whatever hammer that you get, just make sure it feels really good in your hand. Next up is the sliding T-bevel. This tool shows up mostly in woodworking, but it's great for transferring existing angles to other materials, or you can use it in conjunction with a protractor or even a speed square to create new angles. Moving on to the wood chisel, there's always a need for chisel work, from hinges to shaving off material just to get something to fit better. I found that having a 3/4 inch chisel on me at all times is great for almost any carpentry project. God willing, and when you can afford it, I would definitely recommend buying a whole chisel set. Number 8 is a nail set. What can I say? When you need to set nails, this is the tool to have. Moving on to number 9, this might be my favorite tool, the pry bar scraper. This tool is not only great for prying and scraping materials, but I use this thing as an extension of my hand. So if I'm working on something and I don't want to get my fingers in the way, I let this pry bar get in the way and let it do the work. The other great thing about this bar is it's very thin, making it easy to get behind finished trim without damaging the wall. 10 is a tape measure, obviously an important tool. Picking the right tape measure is totally a personal preference, but for me, and because of my hand size, I like a 25-foot Fat Max. For more information, check out the video I did on how to choose the right tape measure. Number 11 is the flat pry bar. This is a great demo tool, able to pry and pull nails, and sometimes I use it in conjunction with the smaller bar. This by far is my most used pry bar. Number 12 is a chalk line. This tool is great for making long straight lines in almost any material. For example, it can be used for snapping lines on concrete for lining up walls, plywood for making cuts, drywall, you name it. Lucky number 13 is a torpedo level. Having a small level like this in your pouch to check level and plumb on smaller tasks is very handy. It can be used alone, or actually can be used in conjunction with other hand tools for marking lines. Last but definitely not least, a good level. This one here is a 2-foot level. It's pretty good size because it fits within most tight spaces. It's also big enough then to give you a pretty good accurate reading on larger things as well. But when you can afford it, I would definitely recommend getting one that's at least 4 feet or bigger. Well, I hope this list of hand tools has helped to answer your question of what to buy. Now it's up to you to figure out when to buy. Leave me a comment below or a question, like or subscribe. So these are general equipments used in the carpentry. Now next shop is also very familiar shop to you because we had seen it in the first year, welding shop. वेल्डिंग शॉप में हमें फिर से आर्क वेल्डिंग देखना है. इसके मैक्सिमम चीज़ों से आप फैमिलियर हो.
वेल्डिंग से आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो क्योंकि इसमें आपने डिटेल में एक्सपेरिमेंट किया है, उसी एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करेंगे, बट स्टिल वी विल लुक एट द इंट्रोडक्शन. Welding is a metal joining process where localized coalescence is produced either by heating the metal to a suitable temperature with or without the use of filler metal, with or without application of pressure. The filler material has similar composition and melting point temperature as that of base metal. It is used to fill gaps between the joint surface. तो मेटल को ज्वाइंट करने के लिए एक मेथड है जिसे हम कहते हैं वेल्डिंग. इट इज़ वन ऑफ द मेथड टू ज्वाइन द टू मेटल. द मेटल मे बी सिमिलर और डिसिमिलर. आप ज्वाइनिंग के लिए प्रेशर का यूज़ कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, विथ और विदाउट यूज ऑफ प्रेशर, बट यूज ऑफ हीट इज मैंडेटरी. आप एक चीज़ तो यूज़ करते हो जो है हीट. विदाउट हीट मेटल कैन नॉट बी ज्वाइंड बाय द वेल्डिंग. अब दो मेटल को ज्वाइन करने के लिए अलग से फिलर मेटल भी यूज़ कर सकते हो आप, या फिर उन्हीं दो मेटल जिसे आपको ज्वाइन करना है उन्हीं को मेल्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो. देयर आर टू चॉइसेस. तो फिलर मेटल आप यूज़ कर सकते हो या फिर विदाउट फिलर मेटल भी आप वेल्डिंग अकम्प्लिश कर सकते हो. सो फिलर मेटल अगर यूज़ करते हो तो उसका कंपोजिशन कैसे होना चाहिए, सेम एज दैट ऑफ द मेटल टू बी वेल्डेड. तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है. तो हमें जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, बट वी आर गोइंग टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन द इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग. सो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो. एसी या डीसी दोनों सप्लाई आप यूज़ कर सकते हो. वर्कशॉप में जो मशीन है दैट इज द एसी सप्लाई. नाउ वन पार्ट of the supply or one electrode of the supply is connected with the work and another electrode is connected with the electrode, या जिसे वेल्डिंग रॉड हम कहते हैं उसके साथ दूसरा इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया जाता है. तो ऑपरेशन के पीछे क्या प्रिंसिपल है. इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू पार्ट बाय मेल्टिंग देयर एजेस बाय इलेक्ट्रिक आर्क विदाउट अप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड विथ और विदाउट यूज ऑफ फिलर मेटल. वेल्डिंग बीड क्लीनिंग एक्सेसरीज. वेल्डिंग के लिए जो एक्सेसरीज यूज़ होती है वो मैक्सिमम आपको पता है. वो कौन सी एक्सेसरीज होती है. शील्ड यूज़ करते हैं हम. दिस इज द इलेक्ट्रोड होल्डर, चिपिंग हैमर और वायर ब्रश. चिपिंग हैमर किस लिए यूज़ होता है. इट इज़ अ चिजल शेप and used to remove the slack from the weld bead. वेल्डिंग के वर्क मेटल तो डिपॉजिट हो जाता है जहाँ आपको वेल्डिंग करना है, लेकिन उसके साथ ऑक्साइड भी डिपॉजिट हो जाते हैं. उसे रिमूव करने के लिए क्या होता है, चिपिंग हैमर. वायर ब्रश इज ऑल्सो अ क्लीनिंग. वायर से बना हुआ एक ब्रश होता है मेटल वायर से, और स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्लैग रिमूव करने के लिए चिपिंग हैमर के साथ उसका यूज़ करते हैं. हैंड स्क्रीन वेल्डिंग से आपके फेस और आईज के प्रोटेक्शन के लिए हैंड स्क्रीन यूज़ की जाती है. इट इज़ अ प्रोटेक्टिव डिवाइस. हेलमेट, इट इज़ यूज फॉर शील्डिंग अगेन, प्रोटेक्टिंग फेस नेक जो भी है. कभी हेलमेट भी यूज़ करते हैं. टोंग्स आर यूज फॉर होल्डिंग द जॉब. अपने प्रॉपर प्लेस पे उसे होल्ड करके लिए टोंग यूज़ करते हैं. समटाइम इंस्टेड ऑफ shield and helmet we use the goggles. हैंड ग्लोव्स ज़रूरी होते हैं क्योंकि हॉट ऑब्जेक्ट आप हैंडल करते हो वेल्डिंग में, और इलेक्ट्रिक करंट के साथ आप वर्क कर रहे हो, तो ग्लोव्स आपको इंसुलेशन का भी काम करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिक करंट दोनों से. हैंड ग्लोव्स आर यूज टू प्रोटेक्ट द हैंड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक, आर्क रेडिएशन एंड हीट. सो दिस इज द वेल्डिंग शॉप. लेट्स सी वीडियो ऑफ वेल्डिंग एक्सेसरी. ये पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन है. इलेक्ट्रोड होल्डर,
वेल्डिंग रॉड होल्डर, इसमें वेल्डिंग रॉड रहेगा, जो पहले हमने देखा था उसमें क्या रहेगा, उसमें वर्कपीस को अटैच कर। इलेक्ट्रोड, जो वेल्डिंग रॉड जिसे कहते हैं, ये अलग अलग कंपोजिशन में आते हैं, अलग अलग साइजेस में आते हैं। इस तरह से होल्ड करके हम इलेक्ट्रोड को हेलमेट या फिर शील्ड, ये हेलमेट है क्योंकि इसको आपको हाथ में होल्ड नहीं करना पड़ता, इसे अगर हैंडल लगा देंगे तो उसे हैंडल्ड शील्ड कहते हैं। इसे आप अपने हेड पर फिक्स कर सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेलमेट। आप शील्ड यूज कर सकते हो, हेलमेट यूज कर सकते हो, या फिर गॉगल यूज कर सकते हो। ग्लोव्स, so now our last shop is a casting shop. तो कास्टिंग शॉप में क्या आएगा, मोल्ड तो हमने बना लिया है, हमने पहले पैटर्न बनाया कारपेंट्री में जाकर, जो वुडन का था, उस पैटर्न का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, सैंड का मोल्ड बनाएंगे। एंड आफ्टर मोल्ड इज रेडी, द ओनली थिंग इज रिमेनिंग, दैट इज melting a metal and pouring it into a mold, and after solidification we will get the casting. तो कास्टिंग शॉप में हम क्या करेंगे, हम मेटल को पूरी तरह से मोल्टन स्टेट में लाएंगे। उसके लिए हमारे पास एक फर्नेस अवेलेबल होगा। हम जनरली वर्कशॉप में एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, दैट्स वाई मोस्टली एल्यूमिनियम इज used for making a casting for a practice purpose. So in this shop, metal, that is aluminium, is melted in open crucible furnace. After that, the crucible is lifted with the help of tongue and molten metal is poured in the mold. After solidification, the casting is taken out by breaking the mold. After cleaning, the casting is completed. So this is the final process after what, making a mold. तो हम कास्टिंग की 3 चीज़ें वर्कशॉप में परफॉर्म करने वाले हैं। वेल्डिंग इज अ सेपरेट शॉप, कास्टिंग से रिलेटेड 3 शॉप है, एक पहले तो पैटर्न मेकिंग, मोल्ड मेकिंग एंड फाइनली मेल्टिंग एंड पोरिंग, और हमारी कास्टिंग एज अ प्रोडक्ट हमको रेडी मिलेगी। सो लेट्स सी नाउ the equipments used for melting. Crucible. A crucible is a pot that carries metals for melting in a furnace. Ladle. Main function of ladle is to receive molten metal from the melting furnace and pour into the mold. Similarly, die casting consists. डाई कास्टिंग की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। So this furnace consists of a air blower, a coke is placed at the bottom, and above that a crucible with metal is placed. After firing,
air blows and provide the oxygen for combustion, and due to heat generated by the combustion of coke, the metal is melted in the crucible. This whole crucible is lifted with the help of tongue and poured into the ready-made mold. So some precaution must be taken while working in the workshop. So always remember to wear your apron and shoes in workshop. लूज क्लोथिंग शुड बी अवॉइडेड, कोई भी लूज कपड़े आपको नहीं पहने वर्कशॉप के अंदर. डू नॉट ऑपरेट एनी मशीन और डू नॉट यूज एनी टूल विच आर नॉट कंसर्न विथ योर जॉब. आपको जितना बताया गया है वही चीज़ों को आपको हैंडल करना है. While cutting operation, care should be taken to perform cutting operation away from body. कोई भी कटिंग ऑपरेशन करते हो तो आपको अपने शरीर से उसको दूर रखना है. Ensure that tools are well sharp, as blunt, dull tools up to slip and cause injury. कोई भी टूल आपका कैसा होना चाहिए? शार्प होना चाहिए. अगर प्रॉपर एज नहीं है उस टूल में तो उससे इंजरी हो सकती है क्योंकि वो स्लिप होने के चांसेस बढ़ते हैं. फ्लोर एरिया ऑफ द शॉप should be free from abstraction and clean. Machine tool should be used under instruction of shop instructor. कोई भी नई चीज़ यूज़ करते वक्त शॉप इंस्ट्रक्टर के इंस्ट्रक्शन पे हमेशा आपको ध्यान देना है. In case of any health problem, inform to the shop in charge before working in workshop. अगर आपको आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो आप पहले ही जाने के बाद बता दीजिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको काम दिया जाएगा. अभी तो आपको कुछ रिटर्न वर्क करना नहीं है वर्कशॉप का, लेकिन आप जब भी कॉलेज में आएंगे तो सबसे पहला काम रहेगा आपका इसका प्रिंट आउट लेना और ये ऑब्जर्वेशन टेबल को फिलअप करना. आफ्टर दैट रिजल्ट एंड कंक्लूजन आपको लिखना है और वाइवा क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस आपको लिखना तो है ही, लेकिन ध्यान में रखना है यही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे फॉर इवेल्यूटिंग योर परफॉर्मेंस. आप कितना ध्यान देते हो. तो वाइवा क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कारपेंट्री टूल जो हम वर्कशॉप में यूज़ करते हैं. व्हाट आर द वेल्डिंग बीड, क्लीनिंग एक्सेसरीज, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग. सो दीज आर द रेफरेंसेस. इन रेफरेंसेस के थ्रू आप जा सकते हो अगर आपको और ज़्यादा इस पर ये चाहिए तो. सो दिस इज एंड ऑफ आवर इंट्रोडक्टरी प्रैक्टिकल, दैट इज 0th one, नो योर लैब. थैंक यू स्टूडेंट. अब आपको क्या करना है, प्लीज मेंशन योर नेम इन द कमेंट फॉर अटेंडेंस. आप ये वीडियो जो देख रहे हो यूट्यूब पे, कमेंट में आपको आपका नाम मेंशन करना है जो आपकी एज अ अटेंडेंस काउंट होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.